हेलो दोस्तों, देखो संभव ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे हमारे लेक्चर की। पहले दो टॉपिक हो चुके हैं और आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके, टाइम खराब ना करे बिना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, आपका नया टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके, अब देखो तो आज इस टॉपिक के अंदर हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है। तो देखो उससे पहले आपने जो पाचन तंत्र पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपने पोषक पदार्थों को ग्रहण किया और उसके बाद में आपने जो श्वसन तंत्र पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो पोषक पदार्थ और जो ऑक्सीजन होती है उन दोनों का क्या होगा, वो ऐड होगी और ऐड होने के बाद में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके दौरान क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ये दोनों प्रकार की जो चीजें हैं, कौन से प्रकार की, ऑक्सीजन और दोनों प्रकार की जो चीजें ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ है उन दोनों प्रकार की चीजों को शरीर के प्रत्येक भाग की प्रत्येक कोशिका तक जो पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता है, हमारा रक्त करता है या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र करता है। अब शरीर के प्रत्येक भाग की प्रत्येक कोशिका के अंदर क्यों पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो श्वसन की जो प्रोसेस होती है, श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा का जो निर्माण होगा वो एटलिस्ट जो प्रक्रिया है वो आपके कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल के द्वारा संपन्न होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन पोषक पदार्थों को और ऑक्सीजन को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो इसके लिए जो हमारा तंत्र काम में आता है वो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो इसके बारे में एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक प्रकार का क्या है, तंत्र है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी कई प्रकार के ऑर्गन होंगे, अंग होंगे शरीर के, और वो अंग मिलकर इस परिसंचरण तंत्र को बनाएंगे। तो उन अंगों के अंदर ही हम सबसे पहले जो लेते हैं वो लेते हैं हमारा रक्त, क्योंकि रक्त भी एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गन होता है, अंग होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। क्योंकि इस तंत्र के अंदर जो संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होगी वो इस रक्त के द्वारा ही होगी। क्योंकि इस परिसंचरण तंत्र के अंदर हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो हृदय को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा हृदय जो है हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र की मेन इकाई होती है जो पूरे ब्लड को शरीर के प्रत्येक भाग तक पंप करता है। तो हृदय के साथ साथ हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, रक्त को भी पढ़ेंगे, क्योंकि रक्त के द्वारा ही ये जो पोषक पदार्थ ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, पंप होती है। तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि रक्त परिसंचरण तंत्र कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है। तो देखो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो डिस्कवरी की थी या खोज की थी, वो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक एक हम पॉइंट लेंगे, उसके अंदर एक एक टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले हमारे को रक्त की स्टडी करनी है। कुछ स्टडी यहाँ पे हम करेंगे रक्त की, और कुछ स्टडी हमारा जो अगला टॉपिक है 4th चैप्टर प्रतिरक्षा तंत्र उसके अंदर करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि रक्त जो है वो क्या चीज होती है। तो बता दूं, जो रक्त है वो एक प्रकार का हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है, और जो तरल अवस्था में मिलता है, और वो क्या होता है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक माना जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ जो रक्त है वो एक प्रकार का क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात चीजों को जोड़ने वाला। ओके, क्योंकि इसके अंदर अनेक प्रकार की जो रक्त कणिकाएं आपको दिखेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो रक्त है वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट होता है कि जो रक्त होता है उसको हम कोलाइडी पदार्थ बोलते हैं, कोलाइडी पदार्थ। अब देखो कोलाइडी जो पदार्थ है वो केमिस्ट्री के अंदर ये टर्म यूज आती है, लेकिन मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए बता दूं एक उदाहरण से। क्या होता है, कोलाइडी पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो चीज़ तरल पदार्थ होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो ठोस अवस्था में रहती है और वो क्या होती है, उनको अलग किया जा सकता है।
तो इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप अगर दूध को अगर छानते हो छननी से, तो आपने देखा होगा कि कुछ मात्रा में पूरा जो दूध है वो छनता नहीं है, कुछ मात्रा में उसके जो अंश होते हैं जैसे उसकी चिकनाहट वगैरह जो होती है ना, वो वहाँ उस छननी के ऊपर रह जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यदि आप रक्त को भी अगर छानने की कोशिश करोगे तो रक्त जो है वो संपूर्ण रूप से छना नहीं जाएगा, कुछ मात्रा या कुछ अंश जो है उसकी छननी में रुक जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कोलाइडी अवस्था में होता है, अर्थात इसके अंदर तरल पदार्थ के साथ साथ कुछ ठोस जो पदार्थ होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ओके, अब देखो अगला है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त जो होता है उस रक्त की पीएच क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, रक्त की जो पीएच है, पीएच के बारे में केमिस्ट्री वाले टॉपिक में बताएंगे। फिलहाल इतना जान लो कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उनकी जो संख्या है उसके आधार पे हम इसकी पीएच को निकालते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं। तो जो पीएच होती है वो इसकी होती है 7.4। देखो इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं, रक्त जो होता है वो सच्चा होता है ना, रक्त जो होता है वो क्या होता है, सच्चा होता है। तो सच्चा इस प्रकार से लिखेंगे हम सच्चा, तो यहाँ पे 6 यानी 7 और 6 यानी 4, ओके 7.4। ओके, तो देखो रक्त की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। और आपको पता है कि पीएच स्केल जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाएगी, पीएच स्केल इस तरीके से होती है जिसके अंदर क्या होता है 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14 तक की जो वैल्यू है वो यहाँ पे अंकित रहती है। और यहाँ पे क्या होता है कि 0 से लेके और 6.99 तक है ना, 7 से नीचे। तो ये जो शो करता है जिसकी पीएच 0 से लेके 7 से नीचे अर्थात 6.999 तक रहेगी, वो जो है वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा, अर्थात इसके अंदर अम्लीयता का गुण पाया जाएगा। तो ये तो कहलाते हैं अम्ल। ओके, और उसके बाद में 7 से ऊपर 7.1 से लेके 14 तक जो भी मान आएगा पीएच का वो कहलाते हैं क्षारीय। वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो पीएच है वो क्या है 7 और 14 के बीच में 7.4, तो ये क्या कहलाएगा, क्षारीय प्रकृति। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसकी प्रकृति जो होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है, हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि आपने देखा होगा 7 के करीब है और 7 के इधर अम्लीय प्रकृति है तो इसके पास है। और यदि मान लो किसी चीज की पीएच जो है वो 7 आती है तो उसको हम बोलते हैं उदासीन तत्व। किसी भी चीज की पीएच अगर 7 आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन। ओके, जैसे जल की जो पीएच है वो क्या होती है 7 होती है। तो ये था हमारा एक बेसिक आइडिया इसके बारे में कि इसकी जो पीएच है वो कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। अब उसके अलावा देखो जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि जो रक्त होता है वो रक्त की मात्रा, इसकी मात्रा, रक्त की मात्रा हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है। तो देखो 2 तरीके से मैं बताऊंगा, मेल और फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो रक्त की मात्रा है वो होती है 5 से 6 लीटर। एवरेज एडल्ट जो मनुष्य होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। ओके, जो रक्त होता है वो तरल पदार्थ होता है, उसके अंदर आगे मैं और भी बताऊंगा रक्त कणिकाएं होती है, वो मरती रहती है, बनती रहती है ना, मरती रहती है और बनती रहती है। तो इस प्रकार से जितना भी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसकी मात्रा क्या होती है 5 से 6 लीटर। ओके, और फीमेल के अंदर क्या होता है 4.5 से 5.5 लीटर। हम ऐसे कहते हैं कि फीमेल के अंदर लगभग आधा लीटर या 500 ml जो रक्त है वो मेल की अपेक्षा कम होता है। तो फीमेल के अंदर रक्त की जो मात्रा वो कितनी है 4.5 से 5.5। ओके, ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है हीमोग्लोबिन जो है वो कम पाई जाती है। अब हीमोग्लोबिन क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। तो फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कम पाई जाती है, इसलिए क्या होगा इसके अंदर रक्त की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी जो टर्म आई है हीमोग्लोबिन उसके बारे में बता दूं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापिस रक्त। ओके, अब जो रक्त होता है उस रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, इसका वर्गीकरण आगे मैं कराऊंगा अभी, तब और बता दूंगा क्लियरली। तो फिलहाल ये देखो रक्त जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी आरबीसी पे, क्योंकि रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर आरबीसी पाई जाती है। 99% जो होती है रक्त कणिकाएं वो आरबीसी होती है। तो आरबीसी जो होता है उस आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, रक्त जो होता है, रक्त की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी के नाम से लिखते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है इस वर्णक के अंदर आयरन तत्व पाए जाते हैं। समझ गए, आयरन तत्व पाए जाते हैं। और यही जो आयरन तत्व है या फिर हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बंधुता बनाती है, ऑक्सीजन को पकड़ती है। तो ये हीमोग्लोबिन वही चीज है जो हमारी ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऐड करेगा। ओके,
या तो हम ये कह सकते हैं आयरन के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो ऐड होती है। तो आपने अभी मैंने बताया कि जो आरबीसी होती है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और पूर्णतः जो रक्त होता है, पूर्णतः जो रक्त डिपेंड करता है वो उसकी आरबीसी या हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करता है, या फिर आयरन तत्वों पे निर्भर करता है। आपने सुना होगा डॉक्टर कहता है कि इसके अंदर आयरन की कमी होती है ना, जिसका सीधा साधा मतलब होता है कि आयरन की कमी हो रही है या इसको एनीमिया रोग हो गया। तो उसने ये नहीं बोला रक्त की कमी है, उसने डायरेक्टली ये बोला आयरन की कमी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ सकते हो कि उसके अंदर ब्लड की कमी है, और उसी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा इसकी जो एक और कार्य होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंधुता बनाने के साथ साथ क्या होता है, रक्त जो होता है रक्त को लाल रंग देता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही बनता है। ओके, अब देखो ये हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। तो इस हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो मात्रा है उस मात्रा को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उस मात्रा को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। मैं बात करता हूं मेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग 14 ग्राम पर डेसीलीटर में निकालते हैं। इसको ध्यान रखना। जो लैब होते हैं, अपने लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे ब्लड वगैरह की जांच की जाती है, आपने देखा होगा वहाँ पे एक सैंपल लिया जाता है डेसीलीटर के अंदर, एक छोटा सा जो ढक्कन होता है उतना सा, उसको जो ब्लड लेंगे उसको हम बोलते हैं डेसीलीटर में लिया गया। तो प्रत्येक जो एक पर डेसीलीटर यानी थोड़ा सा हमने डेसीलीटर में आयतन लिया, उसका हमने ब्लड लिया, तो उस ब्लड के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो मेल के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा। यदि इससे कम होता है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है अर्थात आयरन तत्वों की कमी है। और बहुत ज्यादा कम होता है तो उसके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और यदि मैं फीमेल की बात करता हूं तो अभी मैंने बताया था कि फीमेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर रक्त की जो मात्रा है वो कम होती है। तो फीमेल के अंदर लगभग 13 ग्राम पर डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके, तो ये एक बेसिक जानकारी थी ब्लड की, जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके बारे में। अब देखो एक यहीं पे और बता दूं कि जो रक्त होता है उस रक्त से आप आगे जो चैप्टर है उसके अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो रक्त है उस रक्त के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के रक्त समूह बनते हैं, है ना, रक्त समूह। क्योंकि हर व्यक्ति का जो रक्त है वो अलग अलग है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी, किसी का ओ। ओके, तो ये जो रक्त समूह है, रक्त से जो रक्त समूह बना है, वो रक्त समूह जो बनाने वाला जो वैज्ञानिक था उसको हम बोलते हैं लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया ताकि याद रहे। कार्ल लैंड स्टीनर नामक जो वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, उसने रक्त समूह की खोज की थी। ओके, तो ये था अपना बेसिक आइडिया। अब आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ और सामान्य जानकारियां। तो देखो अभी तक हमने रक्त के बारे में कुछ जाना, उसके अलावा भी इस चैप्टर का अब हम जो मेन हमारा बेसिक जो चैप्टर है उसको हम लेते हैं। तो देखो रक्त परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे हैं, परिसंचरण तंत्र। तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र में आपने जो हमने बेसिकली हमने पढ़ा वो पढ़ा है रक्त को। और रक्त जो होता है वो मेन पार्ट होता है जो संपूर्ण शरीर के अंदर जो पोषक पदार्थ है या फिर ऑक्सीजन जो है उन सबको क्या करता है, परिवहन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे को रक्त के जो कार्य है वो भी पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो यही बता दूं मैं आपको। तो देखो रक्त के जो कार्य है वो क्या है, इसका वर्गीकरण भी करेंगे हम रक्त का भी। तो देखो रक्त के मैं कार्य बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपको पता भी है रक्त का कार्य क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहला कार्य, रक्त जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। याद रखना इसको, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। रक्त जो है वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा किया जाता है। और यही मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ WBC। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे मैं वर्गीकरण में बताऊंगा कि रक्त के अंदर पाए जाने वाली जो WBC जो कणिकाएं हैं या श्वेत रक्त कर जो कणिकाएं हैं वो क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है। ओके, दूसरा कार्य देखो, दूसरा ताप नियंत्रण। दूसरा जो कार्य है हमारे शरीर में रक्त का वो होता है ताप नियंत्रण। देखो बेटा, जो रक्त होता है वो लगातार हमारे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। जब तक रक्त गतिशील रहेगा तब तक क्या होगा,
कि उससे ऊष्मा निकलती रहेगी और हमारे शरीर का जो तापमान है वो क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा। जो बॉडी का जो टेम्परेचर आप देखते हो 37 डिग्री सेल्सियस, वो तापमान हमारे शरीर में बहता हुआ जो रक्त है उसी के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। और यदि मान लो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय बाद में क्या होता है, रक्त जो है उसकी गति बंद हो जाती है और वो व्यक्ति जो है वो ठंडा पड़ जाता है। तो हमारे शरीर में जब तक किसी चीज की गति होगी तब तक क्या होगा, उससे ऊष्मा निकलती रहेगी। ये आप जानते हो इस कॉन्सेप्ट को। यदि गतिशील कोई वस्तु है, जब तक उसको गति करवाएंगे उसमें क्या होगी, ऊष्मा निकलती रहेगी। कोई भी XYZ जो चलती है उसके अंदर क्या होती है, यदि गति हो रही है तो उसमें क्या होगी, ऊष्मा क्रिएट होगी। तो हमारे शरीर का जो तापमान है उस तापमान को नियंत्रित करने वाला भी कौन है, हमारा रक्त। ओके, तीसरा देखो, शरीर की pH का नियंत्रण। शरीर की pH का नियंत्रण, ये भी आपको मैंने पहले बता दिया है कि इसकी जो pH होती है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, 7.4 होती है। तो क्या होता है, यदि मान लो हमारे शरीर में जो स्टोमक वाला मैंने भाग बताया था उसके द्वारा अम्ल भी स्त्रावित होता है, और आप खाना खाते हो बार बार तो उसके द्वारा भी जो अम्लीय भोजन है आप ग्रहण करते हो। तो उसके अलावा भी कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, अम्ल बनने की संभावनाएं रहती है। तो ये संपूर्ण प्रकार से क्या होता है कि बॉडी के अंदर अम्ल की मात्रा ना बढ़ जाए, तो ये लगातार जो प्रभावित होता रहता है क्षारीय प्रकृति का रक्त, तो वो क्या करता है, उस अम्लीयता को खत्म करता है और उसकी जो pH है उसको क्या होता है, उदासीनता पे लाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रक्त है वो रक्त क्या करेगा, हमारे शरीर की pH को भी नियंत्रित करेगा। ओके, उसके अलावा देखो, उसके अलावा चौथा कार्य देखो, चौथा कार्य होता है इसका परिवहन करना। देखो, परिवहन करना, परिवहन का मतलब आप समझ गए होंगे, संचरण करना, या फिर इसको किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। तो रक्त के द्वारा क्या होता है, जो परिवहन पाया जाता है वो कई प्रकार से पाया जाता है। आपने देखा होगा, यदि मैं बात करता हूं पोषक पदार्थों की, यदि पोषक पदार्थ या पोषक जो तत्व है, पोषक तत्वों का परिवहन यदि बात करता हूं तो वो भी किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा ही संचालित होता है। दूसरी मैं बात करता हूं गैसों का विनिमय या गैसों का परिवहन, जिसमें गैसों में क्या आ गया, O2 और CO2। तो O2 और CO2 का जो परिवहन है वो भी कौन करता है, हमारे शरीर का रक्त ही करता है। उसके अलावा भी देखो, आगे का जो एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, उत्सर्जन तंत्र, जिसके द्वारा आपको किडनी की प्रोसेस मिलेगी, और वहां आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, मैं बात मल की बात नहीं कर रहा हूं, मल तो पाचन तंत्र में आपने पढ़ लिया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मूत्र विसर्जन की। जो हमारा यूरिन होता है, उस यूरिन को हम अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है, और वो जो यूरिन होता है उसका परिवहन भी क्या होता है, रक्त के द्वारा ही होता है। एटलीस्ट क्या होता है, जो ब्लड होता है उसके अंदर जो यूरिन घुलित अवस्था में रहता है वो किडनी के द्वारा क्या होता है, क्लियर होता है, फिल्ट्रेट होता है, और फिल्ट्रेट होने के बाद में किडनी के द्वारा मूत्र विसर्जन की, मूत्र का जो है निर्माण किया जाता है और वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उनका भी क्या होगा, जो परिवहन है वो किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा किया जाता है। और भी मैं बता दूं आपको कि एक परिवहन और कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, लगातार जो उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो चलती रहती है। तो उन रिएक्शनों को करने के लिए, संपन्न करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के हार्मोन और एंजाइम कार्य करते हैं। तो कई जगह जो हार्मोन काम आते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल होता है तो उसको संपन्न करने के लिए हार्मोन्स वगैरह काम में आते हैं। तो ये जो हार्मोन्स और जो एंजाइम होते हैं इनका भी क्या होगा, परिवहन क्या होगा, रक्त के द्वारा होगा, क्योंकि रक्त के साथ ही मिलकर ये क्या करेंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचेगी। या फिर मान लो किसी भी एंजाइम को या हार्मोन को स्त्रावित करना है, उसको इंड्यूस करना है, प्रेरित करना है स्त्रावण के लिए, तो उसको स्त्रावित करने वाले जो हार्मोन है या जो पदार्थ होते हैं वो भी रक्त के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हार्मोनों का भी जो परिवहन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रक्त का जो कार्य है, इसके और भी बहुत सारे कार्य आपको मिलेंगे रक्त के। तो फिलहाल जो मेन जो कार्य है वो मैंने आपको बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके टॉपिक का ये क्वेश्चन। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे रक्त का वर्गीकरण। ओके, अगला हमारा टॉपिक है रक्त का वर्गीकरण। रक्त का वर्गीकरण, देखो रक्त का जो वर्गीकरण है उसका क्या सेंस होता है।
क्या होता है, रक्त का वर्गीकरण का मतलब ये है कि जो रक्त होता है हमारे शरीर में, जो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, वो रक्त किन किन चीजों से बना हुआ है, वो चीज हमारे को इसके अंदर पढ़नी है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो रक्त का जो वर्गीकरण है, कंटिन्यूअसली हम चलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को लेके हम इसको क्लियर करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 2 दिन में ये जो टॉपिक आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल देखो रक्त का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हम करेंगे। जो रक्त होता है उस रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना। रक्त के अंदर क्या होता है, 2 प्रकार की चीजें आपको विद्यमान मिलेगी। एक होती है ठोस पदार्थ, एक तो अभी मैंने बताया था कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कोलाइडी अवस्था के अंदर छनते नहीं है, तो ठोस पदार्थ, और एक होगा तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ की यदि मैं बात करता हूं तो तरल पदार्थ के अंदर आपको क्या मिलेगा और ठोस पदार्थ के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक तो होता है तरल रूप में, ये भी थोड़ा ठोस रूप में होता है, ऐसी बात नहीं है, कोलाइडी रूप में होता है, क्योंकि प्योरली तरल नहीं होता है। आपको मैंने पहले बताया था कोलाइडी अवस्था में पाया जाता है, तो प्योर तरल पदार्थ हम नहीं कह सकते। तो इसके अंदर एक तो होता है प्लाज्मा और एक इसके अंदर पाया जाता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ओके, जिनको ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और ये हो गया हमारा प्लाज्मा। ओके, तो देखो जो रक्त है उसका जब वर्गीकरण करते हैं तो हमारे को पता चलता है कि रक्त के अंदर एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिकाएं, 2 भागों से मिलकर ये बना हुआ है। और जो प्लाज्मा होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो लगभग 55 से 60% तक हमारे शरीर में प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। और ये जो रक्त कणिकाएं होती है उनकी जो संख्या होती है वो लगभग 45 से 55% तक ये रक्त कणिकाएं पाई जाती है। इसका मतलब परसेंटेज लेवल के अकॉर्डिंग रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वो क्या है, कम है। अब ये जो प्लाज्मा जो होता है वो क्या चीज होती है, देखो प्लाज्मा क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर कोलाइडी अवस्था पाई जाती है। और ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या होता है, रक्त को छानने के बाद में, रक्त को हम मान लो अगर अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो यदि रक्त के अंदर से रक्त कणिकाएं निकाल ली जाए तो बचा हुआ जो चीज है, बचा हुआ जो पदार्थ है वो कहलाता है उसका प्लाज्मा। अब जो बची हुई जो चीज है, रक्त कणिकाओं को निकालने के बाद में आपने देखा होगा कि रक्त कणिकाओं के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आती है, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त को लाल रंग देता है, उसको भी बाहर निकाल लिया। तो कुछ मात्रा में जो लाल रंग है वो क्या हो जाएगा, हल्का लाल रंग अर्थात पीला सा हो जाएगा। तो जो पदार्थ बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की अगर प्रकृति की मैं बात करता हूं तो प्लाज्मा के अंदर जो कलर होगा वो क्या होगा, हल्का पीला। तो जो प्लाज्मा होती है वो कैसी होती है, हल्का पीला। ओके, अब इस प्लाज्मा के अंदर ऐसा क्या होता है, तो प्लाज्मा जो होती है वो मुख्यतः बनी होती है, देखो इधर देखो, प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा मुख्यतः जल और कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की बनी होती है, अकार्बनिक पदार्थों की बनी होती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा को बनाने के लिए जल जो है वो जिम्मेदार है, उसके अलावा कुछ मात्रा में है ना, लगभग 92%, देखो इसीलिए मैंने इसको तरल भाग में लिया, क्योंकि लगभग जो 92% जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर जल होता है, और उसके अलावा 8% के अंदर इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आपको मिलेंगे। इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करनी नहीं है, मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी रक्त कणिकाएं। तो देखो अब हम रक्त कणिकाओं को हम पढ़ेंगे। ये देखो बेसिकली क्या होता है कि मानव शरीर के रक्त के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। जो रक्त कणिकाएं होती है वो क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। उन तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनता है। ओके, तो देखो मानव शरीर के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है आरबीसी, नंबर 2 होती है डब्ल्यूबीसी, और हर एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, और नंबर 3 होती है प्लेटलेट्स, इंग्लिश में इसको प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। ओके, तो ये 3 प्रकार की जो रक्त कणिकाएं हैं वो हम अब पढ़ेंगे, इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना बेटा। देखो क्या होता है आरबीसी, आरबीसी का मतलब ये होता है कि रेड, इसको पूरा नाम क्या है इसका, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, और इसको कार्पसल्स भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये एक प्रकार की कोशिका होती है, आरबीसी भी शरीर की एक प्रकार की कोशिका है, ये भी कोशिका है और ये भी कोशिका है, लेकिन इसके जो हिंदी में जो नाम है वो होता है लाल रक्त कणिका। इसको लाल रक्त कणिका जब बोलते हैं तो कणिका का एक वर्ड और होता है कार्पसल्स। ओके, तो इसको हम रेड ब्लड कार्पसल्स बोल सकते
ओके। तो ये होती है रेड ब्लड कार्पसल्स, ये होती है WBC का मतलब होता है व्हाइट, ओके, तो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या फिर सेल, ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कणिका या श्वेताणु, श्वेत रक्त कणिका या श्वेताणु। जो प्लेटलेट्स होती है उसको हम, एक नाम इसका और है थ्रोम्बोसाइट, इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ओके। तो पहले हमने इनका बेसिक जो है नाम है वो पता किया, उसके बाद में देखो इनका जब वर्गीकरण करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में, अभी मैंने बताया था कि शरीर के अंदर आरबीसी होती है, लगभग जो 99% होती है वो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी होती है, बाकी 1% के अंदर ये दोनों आ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि लगभग जो 90% जो है वो क्या होती है, आरबीसी होती है, और बाकी 1% के अंदर क्या होती है, ये दोनों आती है, ओके। अब देखो सबसे पहले एक को लेते हैं हम, आरबीसी को लेते हैं। आरबीसी क्या चीज होती है, तो देखो आरबीसी जो होती है इसका अभी मैंने आपको कार्य बता दिया है कि आरबीसी के अंदर मुख्यतः क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, फेरस तत्व या आयरन तत्व मौजूद होते हैं। और जो हीमोग्लोबिन या जो आयरन तत्व है उनका जो कार्य है वो मैंने आपको बता दिया कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है। तो मुख्यतः क्या है इसका, गैसों का परिवहन करना, ओके, पहला कार्य यदि आरबीसी का पूछा जाता है। दूसरा कार्य देखो, दूसरा कार्य क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त का जो क्या करता है, लाल रंग, रक्त का लाल रंग, ये लो, यानी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो यदि ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आरबीसी का फिलहाल मैंने आपको जो कार्य बताया ये दो ही कार्य होते हैं, गैसों का परिवहन करना, उसके अलावा क्या होता है, रक्त का जो रंग है वो लाल करना, ओके। अब देखो आगे, देखो आगे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आरबीसी का जो निर्माण है, या फिर मैं एक बेसिक हिसाब से बता दूं कि जो रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है ना। ये टॉपिक मैंने आपको बताया नहीं, इसको छोड़ दिया था। तो देखो यहीं पे मैं आपको बता दूं, रक्त का जो निर्माण है उसको अलग से मैं बता देता हूँ, एक मिनट इसको हटाते हैं। यहीं पे मैं बता दूं रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। आरबीसी के तहत मुझे याद आ गया, रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। तो देखो बेटा, रक्त का जो निर्माण है वो हम दो तरीके से उसको बता सकते हैं। एक तो क्या होता है, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था का मतलब समझ रहे हो, भ्रूण अवस्था का मतलब जो छोटा बच्चा होता है जो माता के पेट में होता है, ओके, उसके अंदर, और एक होता है एडल्ट के अंदर, है ना, जो एडल्ट व्यक्ति होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो भ्रूण अवस्था के अंदर जो है रक्त का जो निर्माण है वो रक्त का निर्माण जनरली स्प्लीन या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, प्लीहा के अंदर होता है, स्प्लीन या प्लीहा के अंदर होता है। और कुछ मात्रा के अंदर जो लीवर होता है उसके अंदर भी रक्त का जो है वो निर्माण होता है। बेसिकली प्लिया जो होता है वो हमारे शरीर के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी उदर गुहा होती है, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, उदर गुहा, यहाँ पे उस उदर गुहा के अंदर लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक तिल्ली के समान ये व्यवस्थित रहता है, और इसके अंदर क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। और एक चीज और बता दूं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी आरबीसी होती है ना, आरबीसी अभी आगे बताऊंगा उसको, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो भी इसी को कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ब्लड जो होता है कभी मरता नहीं है, लेकिन ब्लड के अंदर जो पाई जाने वाली जो रक्त कणिकाएं होती है वो मरती रहती है और बनती रहती है। तो मरने के बाद में जो आरबीसी होती है वो कहाँ स्टोर होती है, प्लीहा या फिर स्प्लीन के अंदर स्टोर होती है। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो भी किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, ओके। अब देखो यदि मैं एडल्ट की बात करता हूं तो एडल्ट के अंदर जो रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, बोन मेरो या अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश के अंदर बोन मेरो, आपने नाम सुना होगा बोन मेरो। ये देखो बोन मेरो क्या होता है बेटा, देखो बुढ़ापे के अंदर आपने देखा होगा यदि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है। इसका रीजन यही होता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, बोन मेरो जो है उसकी मात्रा घट चुकी है। अब बोन मेरो क्या होता है, आपने देखा होगा हड्डी को जब हम तोड़ते हैं तो हड्डी के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बोन मेरो, है ना। बोन का मतलब हड्डी, मेरो का मतलब मध्य के अंदर जो हड्डी होती है उसका जो आंतरिक जो मध्य वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं बोन मेरो। और उस हड्डी के बोन मेरो के द्वारा ही क्या होता है, एडल्ट व्यक्ति में या मैं कह दूं हमारे अंदर जो रक्त का है वो निर्माण होता है। तो ये था हमारा रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ओके। अब देखो, अब वापिस हम हमारे पॉइंट पे आते हैं
कि जो रक्त का जो वर्गीकरण है, जो हम कर रहे थे रक्त का वर्गीकरण, तो उसके अंदर मैंने बताया कि जो आरबीसी है उस आरबीसी का जो कब्रिस्तान है या फिर मरने के बाद में जो आरबीसी है वो कहाँ पे होती है, स्प्लीन के अंदर स्टोरेज हो जाती है और नई आरबीसी बनती रहती है। अब उसके अलावा क्या होता है कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। हालांकि अभी मैंने बोला आरबीसी एक प्रकार की कोशिका है और कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्र क्या होता है, एब्सेंट होता है, एक अपवाद है जो कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऊंट और जो लामा होता है ना, ऊंट जैसा है प्राणी लामा, तो इसके अंदर क्या होगी, आरबीसी पाई जाएगी, आरबीसी प्रेजेंट रहेगी। तो याद रखना आरबीसी जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, केंद्रक विहीन कोशिका होती है या केंद्रक विहीन भाग होता है। उसके अलावा और बता दूं, इसका जो जीवन काल है वो भी पूछा जाता है कि कितने दिन तक ये जिंदा रहती है और फिर वापस मर जाती है और नई बन जाती है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का माना गया है। लगभग 120 दिन के अंदर जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, मर जाएगी और उसके बाद में नई आरबीसी बन जाएगी। ओके, तो ये था हमारा आरबीसी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब देखो आगे चलते हैं डब्ल्यूबीसी, है ना। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो इसको अभी फिलहाल इसके लिए अभी हम छोड़ते हैं इसको, उसको बाद में बताऊंगा। उससे पहले देखो प्लेटलेट्स, ये एक ऐसी प्रकार की रक्त कणिका होती है शरीर के अंदर, जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना। यदि किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में उसके चोट लगने वाले स्थान से रक्त प्रवाहित होता है और कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि जो रक्त होता है वो क्या होता है वहाँ पे बहना बंद हो जाता है और वहाँ पे एक रक्त का थक्का बन जाता है। और क्या होता है, ये जो थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स होता है ये एक प्रकार की ऐसी कणिका होती है जो शरीर जो क्या होगी, जैसे ही ब्लड के साथ बाहर आएगी, जैसे ब्लड बाहर आता है तो ब्लड के साथ वो प्लेटलेट्स बाहर आएगी, तो बाहर की जो ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, उसे क्रिया करके वहाँ क्या होगी, जम जाएगी और उसी को हम बोलते हैं रक्त का थक्का बनाना। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाना और इसका कोई कार्य नहीं होता है। एक और बता दूं, दो शुगर या डायबिटीज का जो रोगी होता है ना, शुगर का जो रोगी होता है उसके अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जल्दी ही जो चोट है उसके ऊपर घाव नहीं आता है। ओके, और बाकी प्लेटलेट्स, आपने जो डेंगू रोग होता है उसके अंदर भी आपने प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा। डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है कम होने लग जाती है, तो वो है कि जो डेंगू का जो वायरस है वो क्या करेगा प्लेटलेट्स को क्या होगा, मार देगा। और यदि प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो धीरे धीरे फिर डब्ल्यूबीसी भी कम होने लग जाती है और व्यक्ति जो है वो मृत्यु तक पहुंच सकता है। तो ये था हमारा बेसिक इसका एक वर्गीकरण ब्लड का। और अब अगले लेक्चर के अंदर हम आपको यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, उसके अलावा हम हार्ट को स्टार्ट करेंगे और जो एक हार्ट का जो डायग्राम है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो हम बनाना भी सीखेंगे। ओके बेटा, अगले लेक्चर के अंदर हम वापस हाजिर होंगे। और एक बार फिर आपको बता दूं कि अपनी जो क्लास है उसको लगातार आपको शेयर करना है और बच्चों को बताना है। ओके, थैंक यू।